हेलो एवरीवन, इट्स मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं ट्यूटर उर्दू। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ पीएचपी एंड व्हाई डू आई नीड इट। पीएचपी क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक होती है सर्वर साइड और एक होती है क्लाइंट साइड। पीएचपी जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। हम पहले ये देख लेते हैं कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन सी होती हैं। क्लाइंट साइड लैंग्वेज हमारे पास HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, यानी हम इनको फ्रंट एंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिनका रिज़ल्ट यूज़र को शो हो रहा होता है, जिनका कोड भी लिखा हुआ यूज़र को शो हो जाता है। अगर आप इस वाली वेबसाइट को देखें तो इसके अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बटन बना हुआ है, ये एनिमेशन चल रही है, ये मेन्यू बना हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, ये सारा काम किस में हुआ है? फ्रंट एंड लैंग्वेज में हुआ है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज में हुआ है, HTML में हुआ है, CSS, जावास्क्रिप्ट, उन तीनों को मिलाकर जो है वो यहाँ पर उसका ये रिज़ल्ट शो हो रहा है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके कहीं पे भी राइट क्लिक करके इसको अगर आप ये देखें, राइट क्लिक करें आप इसको और यहाँ पे देखें व्यू पेज सोर्स, इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपको जो है सारा कोड शो हो रहा होता है कि कहाँ पे ये CSS लिखी हुई है, ये कहाँ पे div लगी हुई है, HTML में कहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही होती हैं। तो ये है हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज, जिसका रिज़ल्ट जो है यूज़र देख सकता है। लेकिन जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है ये सर्वर के ऊपर लिखी जाती है, ये एग्जीक्यूट भी सर्वर के ऊपर ही होती है, उसका सिर्फ रिज़ल्ट जो है वो क्लाइंट को शो होता है। हमने सर्वर के ऊपर क्या कोड लिखा यूज़र को ये नहीं पता लगता, यूज़र सिर्फ उस कोड का रिज़ल्ट देख सकता है। ठीक है, अगर हमने लिखा है कि सर्वर के ऊपर लिखा है हमने 2+3, ठीक है, और उसके हमने लॉजिक लिख दी है कि इन दोनों को जमा करके 5 आना है, तो यूज़र को सिर्फ ये नज़र आएगा कि 2 + 3 जो है उसका रिज़ल्ट 5 आया है, लेकिन इसके पीछे हमने लॉजिक क्या लिखी वो यूज़र को नहीं नज़र आएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लिखी जाती हैं सर्वर साइड पे। और सर्वर साइड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? PHP को यूज़ कर रहे हैं। PHP सिर्फ अकेली सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, PHP के अलावा भी और सर्वर साइड लैंग्वेज हैं। .NET भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, पाइथन भी है, इस तरह से और भी हैं। अब PHP जो है वो उसका मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर है ये हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप सोच रहे होंगे कि PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कैसे हो गया, ये तो HPP बन गया। तो हुआ ये था कि पहले इसको हम बोलते थे पर्सनल होम पेज। जब ये PHP बिल्कुल नई नई आई थी तब इसको स्टार्ट किया, इसको नाम दिया गया था पर्सनल होम पेज। तो तब से ही इसको हम PHP बोलते हैं, लेकिन आजकल PHP जो है वो स्टैंड्स फॉर है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं कि हमें PHP की ज़रूरत क्यों है। जितनी भी हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें PHP सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हमें वेबसाइट्स बनानी है तो हम PHP के अंदर बनाते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब वेबसाइट्स जो हैं दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर हम कोड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनती है। अब जैसे मैंने आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई थी, ये सारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। ये इसके मल्टीपल होम पेज भी बने हुए हैं, अबाउट, प्राइस, ब्लॉग, कंटेंट। तो हर पेज के अंदर जो है ना कोड रिपीट हो रहा होगा। ये हर पेज के अंदर मुझे बार बार जो है ना ये मेन्यू लिख के कोड लिखना पड़ रहा होगा। ये ऐसा किस में होता है? ये स्टैटिक वेबसाइट के अंदर होता है। बट आप चाह रहे हैं कि आपको कोड लिखना ना पड़े, आपका डाटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा हो, या आप एक कोड को बार बार डिफरेंट जगह पर यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी वेबसाइट्स को हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। आपने एक पेज बना कर रख दिया, ठीक है, आपने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग का डाटा अब ये नहीं है कि आपने एक ब्लॉग बनाया आप उसका एक अलग से पेज बना रहे हैं, आप कल को दूसरा ब्लॉग बनाते हैं तो उसका एक अलग से पेज बना रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं, चौथा बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता।
डायनामिक वेबसाइट के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने ब्लॉग का जो टेक्स्ट है वो डेटाबेस में रख देते हैं, आप सिर्फ एक पेज बनाते हैं और वो पेज बार बार जो है आपका हर नया ब्लॉग दिखा रहा होता है। यानी आपके अगर 10 ब्लॉग हैं तो उसके लिए भी आपका सिर्फ क्या बनेगा, एक पेज बनेगा। ऐसी वेबसाइट्स को हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। उसके अलावा अगर आपने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने हैं, यानी आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपने पॉइंट ऑफ सेल बनाना है, आपने फाइनेंस का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको PHP की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये कि मैं PHP क्यों करूं? PHP के अलावा अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं तो मैं वो क्यों नहीं पढ़ रहा? तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि PHP जो है उसको यूज़ करना बहुत आसान है और इसको लर्न करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इसका सिंटैक्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, तो इस वजह से इसको जो है ना सीखना ज़्यादा आसान है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि कॉस्ट एफिशिएंट है, ये ओपन सोर्स है, यानी इसकी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं। अगर आप ASP.NET में काम करने जाएं तो आपको उसके लिए पहले चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं, आपको सर्वर परचेज़ करना पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है, आपको सर्विसेज परचेज़ करनी पड़ती हैं। PHP जो है ओपन सोर्स है, आपको इसके लिए कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ता। आप फ्री में एक सर्वर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं, आपको इसकी लाइब्रेरीज़ फ्री में मिल जाती हैं, आप उनको अपने कोड के अंदर मर्ज करते हैं। इस वजह से PHP जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है। थर्ड हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे C++ और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी तो इसी तरह से PHP भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली क्या करती है, हमारे कोड को और ज़्यादा शॉर्ट कर देती है। इसको हम आगे जाके देखेंगे डिटेल से। इसको हम शॉर्ट जो है OOP भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी का। किसी भी वेबसाइट के लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है उसकी सिक्योरिटी, कि वो वेबसाइट हैक ना हो जाए कहीं पे। आप अगर अब ऑनलाइन आपने पॉइंट ऑफ सेल बना दिया है, आपने ऑनलाइन जो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है, अब आपने उसकी सिक्योरिटी भी देखनी है कि कोई ऐसा बंदा जो ऑथराइज़ नहीं है वो उसको एक्सेस तो नहीं कर लेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी हमें PHP प्रोवाइड करती है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि ह्यूज कम्युनिटी। PHP इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। डिफरेंट जो है वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इसके अंदर बनी हुई हैं। हम आगे जाके भी देखते हैं कि कौन कौन सी बड़ी वेबसाइट जो है इसके अंदर बनी हुई है। तो क्योंकि PHP अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, इस वजह से इसकी ना कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटी मतलब कि इसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं, हेल्प करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी फोरम पे, PHP के फोरम पे जाकर अपना कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो हार्डली 4 या 5 मिनट के बाद जो है ना आपको उसका जवाब मिल जाता है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है इसकी। यूज़ ऑफ PHP यूज़ कहाँ कहाँ हो रही है? PHP कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ हो रही है, CMS जिसको हम बोलते हैं। जैसे वर्डप्रेस एक CMS है, वर्डप्रेस भी वैसे बना PHP के अंदर ही हुआ है, बैकएंड पे PHP है इसके। फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ई-कॉमर्स मजेंटो भी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, मजेंटो के बैकएंड पे भी PHP है। हम ERP बना सकते हैं, इसके अंदर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है। हम CRM बना सकते हैं। अब ERP क्या होता है? ERP एक जो है ना कंप्लीट किसी भी ऑफिस का ना सॉफ्टवेयर हो सकता है। किसी ऑफिस, हर ऑफिस के अंदर HR होता है, फाइनेंस होता है, एडमिन होता है, इस तरह से डिफरेंट जो हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने मॉड्यूल होते हैं। अब HR के कुछ और फंक्शंस होंगे, फाइनेंस के कुछ और फंक्शंस होंगे, तो उन सारे मॉड्यूल्स को हम मर्ज करते हैं, एक ही सिस्टम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ERP। यानी एक ही सिस्टम के अंदर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मॉड्यूल होता है, वो भी हम PHP के अंदर बना सकते हैं। हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो भी इसके अंदर बना सकते हैं PHP के अंदर। उसके अलावा हम मेल सर्वर भी बना सकते हैं, जैसे मेलचिम्प है। मेलचिम्प एक मेलिंग सर्वर है, अक्सर लोग जो है ईमेल मार्केटिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। हम उस तरह का सिस्टम भी PHP के अंदर बना सकते हैं। मेलचिम्प भी जो PHP के अंदर ही बना हुआ है। हम चैट सिस्टम बना सकते हैं। फेसबुक के अंदर हम जैसे चैट करते हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू जैसे हम चैट करते हैं, हम इसी तरह का एक चैट सिस्टम बना सकते हैं PHP के थ्रू।
हम फाइल स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं, जैसे गूगल क्लाउड है, वन ड्राइव है, ठीक है। इस तरह से और भी काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जो आप क्या करते हैं, आपकी फाइल्स को स्टोर करते हैं। आप इस तरह का एक फ़ाइल स्टोरेज सिस्टम भी बना सकते हैं PHP के अंदर। और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। पॉपुलर वेबसाइट्स को देखते हैं हम PHP के अंदर जो बनी हुई हैं। फेसबुक सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है दुनिया में इस टाइम पे, वो उसके बैकएंड पे PHP है। विकिपीडिया, आप कुछ भी सर्च करें विकिपीडिया से आपको मिल जाता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी PHP में बना हुआ है। याहू जो हम दुनिया का पहला सर्च इंजन था, वो भी PHP के अंदर बना हुआ है। वर्डप्रेस मैंने अभी पहले भी बात की थी, जो जिसको हम CMS भी बोलते हैं। वर्डप्रेस उसके बैकएंड पे भी क्या है, PHP है। मजेंटो के बैकएंड पे भी PHP है, मेलचिम्प के बैकएंड पे भी PHP है, और इस तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके बैकएंड पे PHP बनी हुई है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो का हमारा टॉपिक ये होगा कि हमें PHP के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।